नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपना YouTube चैनल यूनियन मैथ में। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि हम लोग डेली के डेली मैथ या रीजनिंग से संबंधित 25 क्वेश्चनों का एक सीरीज पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में जो हमने क्वेश्चन का संग्रह किया हो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस हैं जो वर्ष 2015 के एसएससी जीडी के प्रथम पाली एग्जाम में पूछा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं और पढ़ पा रहे होंगे। तो आप आज से पहले प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन जो आज तक जितने भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको क्लियर करा दूंगा। उसके बाद डेली के डेली आपको प्रैक्टिस सेट मैं करवाते रहूँगा, ताकि आप इस एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सके। तो दोस्तों, एक बार आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में नोटिफिकेशन बेल है, उसे ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बेसिक से कोई भी क्वेश्चन को इतना तोड़कर बेसिक से बताया जाएगा, ताकि आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि मैं ऑफलाइन ही क्लास कर रहा हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वर्ष 2015 में पूछे गए क्वेश्चन से। और आज के सेक्शन में हमने मैथ के वो 25 क्वेश्चन को लिया है जो आपके वर्ष 2015 में एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, प्रथम पाली में पूछा गया था। तो दोस्तों, देखते हैं कि वो सभी क्वेश्चन क्या थे और उन्हें फिर से हम लोग स्टेप वाइज और कंसेप्ट के साथ, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन को हमने देखा और बतला दिया, आप समझे या नहीं समझे, एकदम एक एक स्टेप क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से भली भांति पढ़िए और उसके बाद सबसे पहले जो भी कंसेप्ट दिया गया है उसे लिखिए। लिखने के बाद ही पता चलता है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मैंने ये सेट प्रैक्टिस शुरू करवाया है, तो आपको पुनः ऐसा ही क्वेश्चन आगे चलकर किसी न किसी सेट में जरूर मिलेगा। तो आप रेगुलर शुरू से अंत तक देखें, और इस टाइप के क्वेश्चन जहां मिलता है तो समझने के बाद फिर वहां पर वो नौबत नहीं आ जाए कि काश मैं आज का वीडियो अच्छी तरह से वॉच किया होता, अच्छी तरह से देखा होता, तो हमें फिर से इस क्वेश्चन को समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करती है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन में पहले दिया हुआ रहता है उसको भली भांति पहले लिखिए। उसके बाद लिखने से क्या फ़ायदा होता है कि आप जो भी चीज़ें लिख लेते हैं तो पता चलता है कि इसमें क्या हमको दिया हुआ है, अब क्या ज्ञात करना है। तो पहले कह रहा है कि आपका दूरी दिया हुआ है और दूरी बराबर दिया हुआ है 6000 किलोमीटर। अब इसके लिए समय भी दिया हुआ है कि यह कितना देर में, तो 8 घंटा में तय कर लेता है। दोस्तों, जब हम लोग पढ़ते हैं इस टाइप के प्रश्न तो 3 चीज़ों में से 2 चीज़ों को देता है और एक को ऑफ कर लेता है। जैसे कि आप जब भी पढ़ेंगे तो चाल, दूरी और समय, तो यहाँ पर दूरी और समय दिया है, चाल का नहीं दिया है। तो आप लोग भली भांति जानते हैं, जैसा कि हम लोग जान पा रहे हैं कि चाल बराबर सूत्र ही होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो दूरी आपके लिए दे दी है 6000 किलोमीटर और समय दे दिया है 8 घंटा। अगर आप इससे भाग देते हैं तो ये कट जाएगा 750 बार में, मतलब कि आपका इसकी चाल जो हो गया 750 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, क्योंकि दूरी किलोमीटर में था और समय घंटा में था। लेकिन अब कह क्या रहा है कि इसमें 250 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो अब चाल क्या हो जाएगा, तो आपका चाल जो पहले का ज्ञात हुआ 750 में जोड़ दीजिए 250 को, तो अब चाल हो जाएगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि
9000 किलोमीटर की दूरी तय करना हो तो हमें कितना समय लगेगा। पुनः आपको दे दिया दूरी बराबर, तो यहाँ पर दूरी दे दिया कितना, दूरी दे दिया आपको 9000 किलोमीटर, और यहाँ पर आपको चाल दे दिया, अब कितना हो गया 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर सूत्र ही होता है दूरी बटा चाल। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका दूरी हो गया 9000 किलोमीटर और चाल हो गया आपका 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 से 3 काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 घंटा। मतलब इसका सही उत्तर होगा 9 घंटा। आप उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भली भांति समझ पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप पढ़िए ध्यान से। कह रहे कि राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। राजा है जो एक काम को 20 दिन में पूरा करता है और रमेश उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। दोस्तों ये जो सवाल है आपका टाइम एंड वर्क से संबंधित सवाल है। तो इसके लिए करना क्या है कि पहले आपको जितने व्यक्ति काम में आएंगे उनको भली भांति लिखना है कौन कौन है। तो एक है आपका राजा और दूसरा है रमेश, और आपके प्रश्न में कह रहा है राजा उसी काम को 20 दिन में जबकि रमेश उसी काम को 25 दिन में करता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ रहा होगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सवाल को बाद में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि इसके बाद हम क्या करें। तो इसके बाद कुछ नहीं करना है, पहले दोनों का एलसीएम निकाल लेना है या वैसी संख्या को लेना है जिसमें दोनों से भाग लग सके। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 100 को लिया एलसीएम, तो 20 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 20 5 100, 25 चौका 100। इसके बाद प्रश्न को कंटिन्यू कीजिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 10 दिन बाद राजा काम करना शुरू करे, राजा 10 दिन के बाद काम करना शुरू करता है, तो इसका मतलब है कि रमेश जो है फर्स्ट टाइम शुरू के 10 दिन का कार्य किया रहा होगा। तो अगर रमेश एक दिन में 4 काम करता है तो प्रथम 10 दिन में वह कितना काम करेगा, तो आप कह सकते हैं कि 10 गुना 4 मतलब 40 काम कर देगा। टोटल 100 काम थे जिसमें से रमेश ने 10 दिन में 40 काम कर दिया। तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं कि जब 40 घटा देंगे तो शेष कार्य कितने बच जाएगा, तो शेष कार्य 60 बच जाएगा। लेकिन होता है क्या कि इस 10 दिन बीतने के अंतराल पर यहाँ पर साथ में राजा भी आ जाता है, यानी कि अब दोनों मिलकर काम करेंगे। मतलब एक दिन का राजा का 5 काम और रमेश का 4 काम, 9 काम करेंगे। तो बस कुछ नहीं कीजिए, 9 से भाग दे दीजिए। 3 3 का 9, 3 दूना 6, मतलब ये आ गया 20/3 और इसको भाग देंगे तो पूर्णांक में आएगा 6 3 18, 2/3 दिन। अब कह रहा है कि पूरा काम कितना दिन में हुआ। तो कुल कार्य के लिए आप लोग देखेंगे तो कुल कार्य के लिए आप लिख सकते हैं कि रमेश शुरू का 10 दिन का कार्य और प्लस दोनों मिलकर रमेश और राजा 6.2/3 दिन का कार्य बराबर 10 और 6 16.2/3 दिन में समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप इस दोनों क्वेश्चन को भली भांति समझ पाए होंगे। इसी तरह से अगर आपको कभी भी टाइम एंड वर्क वाला सवाल आता है तो आपको आज से ही माइंड में डाल लेना है कि हमने क्या बतलाया कि टाइम एंड वर्क में जितने भी पर्सन आएंगे, जितने लोग काम करेंगे, पहले उनको लिखेंगे। लिखने के बाद उनको फर्स्ट एट ए टाइम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लेने के बाद दी गई संख्या से भाग दे करके उनकी संख्या लिख लेंगे। उसके बाद अपने माइंड से आपको शिफ्ट कर लेना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, उसके अकॉर्डिंग उसी के थ्रू कार्य को कराते चलेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में अगर कुल कार्य कहे तो दोनों का जोड़ कर बतलाएंगे। करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। और आप लोग जब भी मेरे वीडियो को देख रहे होते होंगे, जिस दिन मैथ का और रीजनिंग का ज़्यादातर वीडियो अपलोड करूंगा, जो आप शुरू से अंत तक जब तक आपका जीडी का एग्ज़ाम नहीं होता इस चैनल पर बने रहे, यकीन मानो
यकीन मानो कि मैथ और रीजनिंग के लिए कहीं और कोई क्लास नहीं करना पड़ेगा। एकदम बेसिक से अपर लेवल तक के लिए आपको यहाँ पर जो भी कंसेप्ट होगा उसे क्लियर करके मैं बताऊंगा। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर किसी क्वेश्चंस को समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं पुनः उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन को और समझने का कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन केवल और केवल आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि इजी प्रश्न है, लेकिन इसे बेहतर तरीका से हम लोग समझेंगे और बनाने का कोशिश भी करते रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ जितना ही इजी दिखने में लगता है उतना ही वो टफ होता है। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं। हम लोग को तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अंडर रूट, आपको तीसरा प्रश्न है, इसमें दे रहा है अंडर रूट 00000441 का मान बताना है। देखने से तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपके जीडी एग्जाम्स में आएंगे, या किसी भी फोर्स लेवल की आप तैयारी कर रहे होते होंगे, या आप कहीं भी ग्रुप डी लेवल का भी तैयारी कर रहे होते होंगे, तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि रूट लगा हुआ है, तो रूट का मतलब ही वर्ग होता है, यानी कि स्क्वायर रूट को तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस डेसिमल को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अंडर रूट ऊपर हो जाएगा 441, डेसिमल का मतलब 1 1 2 3 4 5 6 0। यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 4 6। आप लोग भली भांति जानते हैं कि जो 441 है 21 का वर्गमूल होता है और जोड़ा करके ही बाहर निकलता है। तो आप देखेंगे तो 1 2 3 जोड़ा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 1 2 3 जोड़ा के लिए 3 जीरो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अब आप इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 0.021, जो आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। अगली सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों कि ए और बी का औसत 200 रुपया है। ए और बी का औसत 200 रुपया है और सी और डी का औसत 250 रुपया है। ए बी सी डी की औसत आय क्या है, मतलब ए बी का एक साथ, सी डी का एक साथ, लेकिन अब क्या लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी डी का औसत क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक फॉर्मूला। जैसा कि मैं जो इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है उसमें आपको भली भांति समझाया था। अगर जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो पहले एसएससी जीडी की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए, उसके बाद लाइन वाइज दिया हुआ है, या आप एसएससी जीडी के प्लेलिस्ट में जाकर सभी के सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो यहाँ हमने पढ़ाया ही था कि औसत से 2 प्रश्न, मतलब 2 सूत्र को याद रखना जरूरी है। पहला क्या पढ़ाया था हमने, औसत बराबर योगफल बट्टा में संख्या, और दूसरी सूत्र था आपका योगफल बराबर यहाँ सूत्र ही क्या था, औसत गुना संख्या। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर कह क्या रहा है कि 2 लोगों का औसत दिया है, तो हम लोग पहले योगफल ज्ञात कर लेंगे। आपके प्रश्न में क्या बोला है कि ए और बी का औसत 200 रुपया है, तो 200 में 2 व्यक्ति हैं, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो ही कितना जाएगा, 400। यहाँ प्रश्न में बोला है कि ए और बी का औसत आए 200 रुपया और सी और डी का औसत आए 250 रुपया। सी और डी की अगर बात करें तो इसकी औसत आए 250 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 500। अगर इन सभी को एक साथ कंबाइंड किया जाए, ये योगफल में है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसकी वैल्यू जोड़ दिया जाए तो टोटल आपका हो जाएगा 900 रुपया।
लेकिन बोला है कि अब इसकी औसत क्या होगी, तो ये योगफल आया, ए बी सी डी का योगफल, ये योगफल आ गया। औसत बराबर होता ही है योगफल बटा संख्या। तो यहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 900 में 1 2 3 4 से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ 4 से भाग देते हैं, ये 2 से कटेगा, ये 45 से कटेगा 450 बार में, पुनः 2 से भाग दीजिए तो ये कटेगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 दूना 10, मतलब इसकी औसत ए बी सी डी का औसत 225 रुपया हो जाएगा, 225 रुपया हो जाएगा। अगली क्वेश्चन क्या कहता है, इसे समझ लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है। दोस्तों जब भी ये प्रश्न आपका प्रॉफिट और लॉस से संबंधित प्रश्न है, और जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के प्रश्न आ जाए, तो जो लागत मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है, उसे हम लोग 100 मानते हैं, और ये एमआरपी अंकित मूल्य होता है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी लाभ अथवा हानि होगा, वो आपको क्रय मूल्य की तुलना करके ही किया जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक, तो हम लोग मान लेंगे दोस्तों, ये 3 नंबर क्वेश्चन था, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, और ये 5 नंबर। मान लेंगे कि इसकी जो क्रय मूल्य है 100 रुपया है, इस पर एमआरपी जो है अंकित मूल्य इससे 20% अधिक करता है, तो कितना कर देगा, 120 रुपया। क्रय मूल्य जब 100 रुपया, उस पर 20% अधिक बढ़ा करके अंकित करना है, तो एमआरपी ही हो जाएगा हम लोग का 120 रुपया। अब क्या कह रहा है, अपने ग्राहकों को 10% छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस पर यह छूट डिस्काउंट देता है 10% का। अब आप बताइए कि किसी भी वस्तु पर अंकित मूल्य कर दिया जाए 120 रुपया, उस पर छूट 10% दिया जाए, तो जो 10% छूट देने के बाद प्राप्त होगा वह विक्रय मूल्य होता है। तो मतलब यहां से जब हम लोग विक्रय मूल्य बराबर ज्ञात करेंगे, तो 120 का 10% छूट रहे तो 100 में से घटा कर लिखेंगे, लाभ कहे तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे। तो 100 में से 10 घटा देंगे तो आपको होगा 90/100, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो, 12 9 108, मतलब विक्रय मूल्य 108 रुपया हो गया। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि आप कोई भी वस्तु 100 रुपया के खरीदें और उसे 108 रुपया में बेच दे, तो 100 पर जितना अधिक होता है, अगर 100 है क्रय मूल्य, तब जितना अधिक होता है उतना ही परसेंट के लाभ होता है, और 100 से जितना ही कम हो जाए, अगर क्रय मूल्य 100 हो तो उतना ही परसेंट की हानि। तो आपको लाभ परसेंट पूछा है, तो 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, इसलिए लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर 8% का लाभ होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, और इसी तरह से बेसिक तरीका से ही सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करते चलेंगे। बस आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपको कुछ न कुछ सीखने का जरूर मिलेगा। मैं वादा करता हूं कि आपको मैथ और रीजनिंग का कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर आराम से बैठे हुए इस चैनल के डेली वीडियो को वॉच कीजिए, और दिए गए मेरे कंसेप्ट को आप डेली 2 टाइम इस वीडियो को देखिए और रिवीजन कीजिए। आप जब सेट प्रैक्टिस करोगे जीडी का, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप 25 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन पक्का बनाएंगे मैथ और रीजनिंग में। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़िए, और पढ़ने के बाद भली भांति समझिए, और साथ ही साथ सीखने के साथ साथ आप भी आंसर बनाते चलिए जितना का आप आंसर जान पा रहे हो। तो अगली प्रश्न कह रहा है, अगली प्रश्न कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग कितना वर्ष होगा। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए एक सो इजी तरीका कुछ नहीं, अगर एज से संबंधित जो भी प्रश्न आ जाए, तो पहले व्यक्ति
का अनुपात को लिखेंगे। तो यहां पर कह रहा है कि दो व्यक्ति, एक प्रथम व्यक्ति, ये छठा क्वेश्चन है, एक प्रथम व्यक्ति और एक है दूसरा व्यक्ति, और दोनों व्यक्तियों के आयु का आपका अनुपात दिया हुआ है। अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों? 5:9 दिया हुआ है, 5:9। लेकिन एक बात आप यकीन करके दिमाग में ही डाल लीजिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिसमें आपको पूछेगा कि एक दूसरे से अधिक हो, तो जहां कम और ज्यादा की तुलना करें, अधिक और कम की तुलना करें, तो उस प्रश्न में सदैव अंतर, डिफरेंस के द्वारा हम लोग बनाते हैं। जैसा कि इस प्रश्न में आपको बोला हुआ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 40 वर्ष अधिक हो, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस दोनों का अंतर निकाल देंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंस 4 का है और 4 पर 40 वर्ष दिया है, तो 1 पर 10 होगा। लेकिन प्रश्न में यह नहीं पूछा है दोस्तों, प्रश्न में पूछा है कि आप दोनों का योगफल ज्ञात करें। जी, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक की जब वैल्यू आ गई तो दोनों का योगफल पूछा है, तो यहां आप देख रहे हैं योगफल बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा। तो जब एक की वैल्यू 10, इसलिए 14 की वैल्यू कितना होगी, 14 गुना 10 मतलब 140 वर्ष। क्लियर है? मतलब दोनों का योगफल पूछा है तो रेशियो को जोड़ दीजिए, और जब कहीं पर भी आपका एक का वैल्यू पता चल जाता है दोस्तों, तो आप आसानी से टोटल का, अगर गुणनफल पूछता तो ये दोनों का गुना कर लेते, अंतर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस टाइप से अगर एक व्यक्ति का पूछता तो केवल 5 पर, दूसरा व्यक्ति का पूछता तो केवल 9 पर। मतलब पहला व्यक्ति का 50 वर्ष होता, एक का वैल्यू 10 है, तो दूसरा व्यक्ति का 10 से गुना करते तो हम लोग का 90 वर्ष होता। चलिए अगली प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि 108 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। जो भागफल है एक पूर्ण वर्ग बन जाए, उसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधा सीधी आपको क्वेश्चन नंबर 7 में अंदर रूट 8 का अंदर रूट ज्ञात कर देना है। तो अंदर रूट ज्ञात करने के लिए आप लोग को भली भांति पता है कि दिए गए जो भी डेटा है उसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद जो जोड़ा रहता है उसे हम लोग बाहर निकालते हैं। तो चलिए पहले 1008 का भली भांति हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 2 से जाएगा 5, 0, 4 दूना 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 से जाएगा 1, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 से जाएगा 6 दूना 12, 3 दूना 6। लेकिन अब आप यहां देखेंगे तो ये जो है 3 से जाएगा, तो 3 से ले जाओगे तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से 3 7 21, अब नहीं जाएगा। मतलब कि इसका गुणनखंड देखिए, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, लेकिन 7 एक ऐसा संख्या है जो अकेला बच गया और कह ही रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या से गुना कर दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर एक 7 इसके साथ और मिला दोगे दोस्तों तो यह पूरा पूरा पूर्ण वर्ग बन जाता, क्योंकि ये देखिए 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बनता, तो 7 आपका रूट में ही बच जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगली प्रश्न के ऊपर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि 0.21 और 0.09 का मध्यानुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब अनुपात और समानुपात चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब प्रथम समानुपाती, सेकंड प्रोपोर्शन मतलब द्वितीय समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीय समानुपाती, और एक पूछता है मीन टर्म यानी कि मध्य समानुपाती। तो आप भली भांति ही आज बस इतना समझ लीजिए कि मध्यम समानुपाती, मध्य समानुपाती
बराबर एक सूत्र ही होता है अंडर रूट ए गुना बी। दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, फिर से इसको मिटाकर लिख दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके प्रश्न में पूछ रहा है कि मध्यानुपाती बताएं। मध्यानुपाती बताएं, तो मध्यानुपाती बराबर ही होता है अंडर रूट ए बी। तो आपको यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 1.21 और 0.09, तो यहां पर आप गुना ही करोगे 1.21 गुना 0.09 का। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये तो वर्ग में है, इसको अगर पॉइंट को भूल जाए, अगर इसको पॉइंट को भूल जाएं या इस तरह से हम लिखें कि 121 पॉइंट को तोड़ेंगे तो बट्टा में आ जाएगा 100 गुना यहाँ हो जाएगा 9 और बट्टा में आ जाएगा 100। अगर हम आपसे बात करें कि 121 का वर्गमूल कितना होता है तो आप बोलेंगे कि 11 का वर्गमूल होता है। अगर आपसे पूछे कि 9 का वर्गमूल कितना होता है तो आप बोलेंगे कि 3 का होता है। अगर पूछे कि 2 को 100 रूट में है तो कितना 100 बाहर निकलेगा 1, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33 बट्टा में 100। अगर इसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.33। ये जो आपको प्राप्त हुआ मध्यानुपाती प्राप्त हुआ। अगली क्वेश्चन को देखिए और भली भांति समझते हैं। 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है। जिस तरह का देखिए हमने एक यहाँ पर क्वेश्चन बतलाया था कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसको हम लोग वर्गमूल निकाले थे। ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। हम लोग यहाँ पर वर्ग मूल्य निकाले थे, तो यहाँ पर हम लोग घन मूल्य निकाल देंगे। घन मूल्य रहता है तो इसकी करनी 3 हो जाता है और दिया ही कितना है 243 और उसमें कितना जीरो लगा हुआ है तो 1 2 3 0, 1 2 3 0। अब दोस्तों इसको जब आप इस तरह से तोड़ोगे तो इसका मतलब होता है कि 3 अगर संख्याएं रूट में मिलती है तो एक संख्या को ही हम लोग बाहर निकालेंगे। जब इस तरह से आप इसे तोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें आपको 3 का घन बनेगा, 2 का घन बनेगा, 5 का घन बनेगा, लेकिन एक और 3 होगा उसका घन नहीं बनेगा। मतलब कि इसमें कितना से हम लोग गुना कर दें तो 1 और 3 से गुना कर दें, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो मतलब इसका बी आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसी तरह से आप इसका गुणनखंड कर लेंगे। जिस टाइप से हम 2 का जोड़ा लगाए हैं तो घन है, उस टाइप से 3 का जोड़ा लगाएंगे और जितना जोड़ा मिल जाएगा अच्छी बात है, जो नहीं मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि बाहर निकाल करके और उसी से गुना कर देंगे। इतना तक में किसी को उम्मीद करते हैं कि कोई समस्या नहीं होगा। आगे के प्रश्न को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, बहुत ही इजी प्रश्न है और यह भी जो क्वेश्चंस है तो आपका क्रैमूल विक्रैमूल से ही क्वेश्चंस है। मतलब कि एसएससी जीडी में 3 से 4 प्रश्न क्रैमूल और विक्रैमूल से पक्का आपको रहता है। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 25% छूट के साथ 3600 में बेचा गया तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों 25% छूट, और हमने आपको भली भांति समझाया है कि अगर जब छूट दिया जाए तो हम लोग करते क्या है कि 100 में से घटा करके लिखते हैं। तो अगर 25% छूट दिया गया, 100 में से 25 को घटाएंगे तो आप पाएंगे कि हम लोग को प्राप्त हो रहा है 75, और 75 पर उस वस्तु का मूल्य छूट देने पर विक्रय मूल्य 3600 हो गया। अगर यहां से आपको 1 की बात करें तो ये आपको कटेगा 48 बार में, इसलिए एमआरपी पूछ रहा है, इसलिए 100 पर तो इसका एमआरपी ही हो जाएगा 4800 रुपया। बहुत ही इजी प्रश्न था, बहुत ही इजी। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको सोच समझकर ही एग्जाम में बनाना है, और ऐसे प्रश्न को जितना कम समय लेकर के आप बनाते हो उतना ही आपके लिए आगे चल करके समय का बचत करेगा, और जब समय का बचत होगा तो आप भली भांति और प्रश्नों में अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो।
15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 1725 हो जाता है और 20% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर 1800 रुपया हो जाता है। सवाल बहुत इजी है, केवल सोचना है। क्या रहा है कि अगर 15% की दर से किसी राशि को लगाते हैं तो वह राशि 1725 रुपया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 15% दर पर हो जा रहा है 1725 रुपया और इसी को अगर 20% दर पर दिया जाए तो ये हो जा रहा है आपको 1800 रुपया। सवाल में ही ना कह रहा है कि 15% दर पर दिया जाए तो 1725 है, लेकिन 20% पर दिया जाए तो 1800 रुपया हो जाता है। तो वह राशि बताएं। तो राशि का मतलब 100 पर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों का डिफरेंट कि 5% पर डिफरेंट हो जा रहा है 75 का। डिफरेंट का मतलब अंतर कि 15 से बढ़कर 20 हुआ तो यहाँ भी 1725 से बढ़कर 1800 हो गया। तो इसका अंतर क्या है? तो 5 पर 75, तो 1 पर अगर आप काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 15। तो इसलिए 100 पर कितना हो जाएगा? तो वह राशि थी 1500। उस राशि को अगर 15% पर दिया जाए, 1500 रुपया को 15% पर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1725। लेकिन इसी 1500 रुपया को 20% पर दिया जाए तो उतना ही वर्ष में हो जाएगा कितना? 1800। अगली क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक फल विक्रेता को निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम को 1 रुपया अधिक वसूले तो 50% का लाभ होता है। फिर वही बात मैंने फर्स्ट में ही आपको समझाया था दोस्तों जी। आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट में ही मैंने आपको समझाया है कि अगर कम और अधिक के तुलना करें तो सदैव अंतर के द्वारा। तो यहाँ कह क्या रहा है कि 25% लाभ पर बेचता था। फर्स्ट टाइम वह करता क्या था कि 25% लाभ पर बेचता था, लेकिन 1 रुपया अधिक लेने लगा तो उसका लाभ 50% हो गया। तो कम और अधिक है तो इसकी तुलना डिफरेंट से, अंतर से जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि अंतर 25 पर जब 1 रुपया तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/25। इसलिए 100 का वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो 1/25 गुना 100 मतलब कि उसे कितना रुपया? तो 4 रुपया। तो आपके लास्ट में प्रश्न में पूछा हुआ है कि आम की कीमत कितना रुपया थी, तो उस आम की कीमत 4 रुपया थी। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसे भली भांति समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पहले भी कोई भी सेट लिए होंगे, चाहे आप यूनिक का सेट लिए, स्पार्क का सेट ले, प्लेटफॉर्म का सेट ले, अरिहंत का सेट ले, सभी के सभी में पहले ही आप जैसे ही सेट को ओपन करेंगे तो जो 2011, 2012, 2015, 2019 SSCGD में 2000 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका सीरीज फर्स्ट में दिया रहता है। लेकिन जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो उस पहले फर्स्ट सभी के वैसे सीरीज जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसका बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे का सेट प्रैक्टिस करने में हम लोग को बहुत आसानी मिलती है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक फल विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 रुपया तय किया, परंतु बिक्री के समय 10% का छूट दे दिया। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऐसे स्थिति में जब अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य सामान्य रहे और पहले मूल्य को बढ़ाए फिर घटाए तो इस स्थिति में केवल हम लोग क्या करते हैं? नेट परसेंट का यूज करते हैं। पहले क्या कर दिया कि 30% बढ़ा दिया है और फिर 10% घटा दिया है। सवाल में आपका यही दे रहा है कि पहले 30% बढ़ा दिया है और फिर 10% घटा दिया है। तो नेट परसेंट बराबर होता क्या है कि इसको ए मान ले, इसको बी मान ले। तो ये प्लस में है तो ए, ये माइनस में है बी। आप सभी साइन को भली भांति जानते होंगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ए गुना बी बटा 100।
यहाँ से आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे 30 माइनस 10 माइनस 30 गुना 10 बट्टा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 30 से 10 जाएगा तो आपको बचेगा 20, 20 से पुनः 3 जाएगा तो आपको बचेगा 17। ये अगर प्लस में आता है तो आप इसको लिखेंगे प्रॉफिट, और यह अगर माइनस में आता है तो आप लिखेंगे लॉस। लेकिन प्रश्न में पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 17% का लाभ होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, भली भांति आप समझ रहे होंगे।